नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सदस्यता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए आपके द्वारा दिए गए निरंतर मार्गदर्शन के लिए आभार प्रभारी जी। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ आज प्रत्येक हरियाणवी जुड़ना चाहता है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका भी निभाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया के 73वें जन्मदिवस पर सीएम सैनी ने रक्तदान शिविर और आई चेकअप कैंप का उद्घाटन किया है। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया भी धर्मपत्नी बंतो कटारिया भी मौके पर मौजूद रही हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी गुर्जर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ता ने गर्मजोशी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। पूर्व विधायक कुलवंत पाजूकर ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत से गुर्जर विधानसभा संगठन के नाते बहुत मजबूत पहले से भी है और आगे भी रहेगी। कार्यकर्ताओं ने वादा किया कि अगर किसी के सदस्यता अभियान में कुछ कमी रहती है तो उसको बहुत जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, तो सत्ते के ऊपर मैं कितने बैठा भाई, तो कितने लोग तो बढ़ाते कैसे? ऐसा नहीं है किसी का 50 नहीं बने, वो 50 बन गए होंगे, वो 200 और बना लिया उसने। किसी का 150 बन गया, उसने 100 बना लिया है। किसी के 250 बन गया, उसने 75 बना लिया है। किसी के 200 भी बन रहे होंगे और तो अलग सर क्या पढ़ ले, कोई बात नहीं भाई, करना है क्या करना है? मेरे को अपने बूथ पर 250 लोग पार्टी के साथ जोड़ने हैं, ये पार्टी का निर्णय है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पुंडरी के गांव परल में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गुनी प्रकाश के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकार से बात करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका धरातल पर भी कोई असर देखने को मिला है और उन्होंने कहा कि पराली के प्रबंधन को लेकर 1,08,82 मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई गई हैं और आगे भी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी देने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि सुपर सीडर के लिए बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ता है। पराली प्रबंधन का अपनी सरकार ने काफी मदद की है किसान भाइयों की। 1,08,82 तो मशीनें पहले सब्सिडी पे हैं सरकार की तरफ से। आगे किसानों ने ऑनलाइन अप्लाई कर रखा, उसमें जब आएंगे कुछ और बढ़ेंगे। पराली के मसले हर साल कम होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ किसान समझदार हो गए इस मसले में। पराली को खेत में खपाना ही ज्यादा पसंद करने लगे हैं ताकि खाद भी कम पड़े और प्रोडक्शन ज्यादा हो, क्योंकि पराली फर्टाइल करती है खेत को। पहले हमारे टाइम में कलर हुआ करते थे, कलर की पहले हम डोल निकाल के उसमें पराली घेर के फिर पानी गिरा फिर बरसीन बोआ दे। पराली से फर्टाइल हो जाता है खेत। और मैं समझ रहा हूँ भी अभी कुछ किसानों ने तो ऐसी रिपोर्ट आने लगी भी पराली खेत में खपा रहे बगैर DAP की भी खाद के गेहूं बोई है काफी किसानों ने और उनकी प्रोडक्शन कम नहीं हुई।
किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का अनशन जारी है और इस बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिल विज कहते हैं कि जहां तक ट्रक मार्च निकालने की बात है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेकर हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं तो इसे उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों को परेशानी भी होगी। देखिए, जहां तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेके हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनके साथ है। किसानों को एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, कहना है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का। और वे बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभय चौटाला का भी कहना है कि वे आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल पूछने जा रहे हैं। उनसे कहेंगे कि किसानों को एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। इस लड़ाई में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। तो हमारा हमेशा रहा है, हमारी पार्टी जो है वो किसान हितैषी है। चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है। उन्होंने सत्ता में रहते किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और सत्ता से बाहर रहकर के भी लड़ी। देश की आजादी से लेकर के आखिरी सांस तक वो किसान के बारे में चिंतित थे। आज मैं जहां उनके स्वास्थ्य की जानकारी देने जा रहा हूं, वही उनको ये कहने जा रहा हूं कि आप कोई फैसला बड़ा करो। हिसार नगर रामायण टोल प्लाजा किसानों ने ट्रैक्टरों पर प्रदर्शन किया है। सभी किसान आज किसान नेता दशरथ के नेतृत्व में टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए हैं और सभी किसान हिसार के अलग अलग गांवों से ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। किसानों ने हाथी के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चलें कि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और जहां पर टोल प्लाजा पर किसान भी जुटे हैं, जहां पर एसडीएम को किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हिसार से हैं, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर से प्रदर्शन किया है और यहां पर बड़ी संख्या में चाक चौबंद भी किया हुआ था। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी है। टोल प्लाजा पर किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं। एसडीएम के नाम पर किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा है। ये आज का नहीं है, 2020 में 13 महीने किसान दिल्ली बैठे थे, लेकिन 13 महीने बाद सरकार ने एमएसपी तो वापस कर दी थी, काले कानून पर। एमएसपी और 11-12 कुछ मांगे थी, उनके लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन सरकार ने जैसे कमेटी बनाई थी उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया। तो हमने इंतजार करके 2 साल हो गए उन बातों को, 2-2.5 साल। फिर 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और रतनपुर राजस्थान के अंदर हमारे 3 धरने चल रहे हैं, जिसमें 21 तारीख को सुप्रीम की मौत कर दी। सरकार तानाशाही कर रही है। हम सरकार से बार बार कहे तानाशाही बना छोड़ दो। आज टल्लेवाल जी ने 21वां दिन हो गया, भूख हड़ताल पे है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर टल्लेवाल के कुछ हो गया तो सरकार को मुश्किल हो जाएगी। ये जनता सारी खड़ी हो रही है। पानीपत के 8 मरला चौक के पास में 2 युवकों ने एक महिला को बहला फुसलाकर उसके जेवर लूट लिए हैं। उन्होंने रास्ता पूछने के बहाने महिला को रोका है और बातचीत के दौरान उन्होंने उसके जेवर भी लूट लिए हैं और बदले में उसे नोटों की गड्डी की तरह बंधा एक रुमाल थमा दिया और चले गए। महिला का भी आरोप है कि जब रुमाल खोला तो उस दौरान जो है उसमें पैसे नहीं थे, जिसके बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। उसने मामले की शिकायत पुलिस को की
और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देश भर में आए दिन लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे। ताजा मामला फरीदाबाद के रहने वाले प्लाईवुड उद्योगपति का है, जहां पर आरोपी ने अपने आप को फरीदाबाद के नामचीन अस्पताल के मालिक का पीए बताकर उनसे ठगी करने की कोशिश की है। लेकिन कारोबारी पवन गोयल की सूझबूझ के चलते वे साइबर ठग के झांसे में नहीं आए हैं। साथ ही आपको यह बता दें कि आरोपी ने फरीदाबाद के नामचीन अस्पताल के तमाम दस्तावेज भी तैयार किए हुए थे, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई शक न हो। और पिछले दिनों भी 3 दिनों से लगातार ये साइबर ठग पवन गोयल को ठगने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे थे। इस मामले में पवन गोयल ने विस्तार से भी बताया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में हाल ही में 20 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी सफलता भी हासिल की है। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया यह भी जा रहा है कि रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी है और शव को कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए हैं। एसएचओ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है और सूचना के बाद में पुलिस टीम वहां पर पहुंची है, जहां उन्हें युवक का शव मिला है, जिसके शरीर, मुंह और सिर में चोट के निशान थे। और पुलिस टीम ने सीन ऑफ क्राइम और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीमों से भी घटनास्थल का निरीक्षण करा है। आइए जानते हैं एसएचओ ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी है। दिनांक 11/12/2024 को समय सुबह करीब 8 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की डेड बॉडी बसई इंक्लेव में पड़ी है झाड़ियों में और जिसको कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची, गहनता से वहां इधर उधर लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन किया गया और मोबाइल की मृतक की तलाशी ली तो उसके जेब से एक मोबाइल फोन मिला जो स्विच ऑफ था, जिसको ऑन करके उसके वारसान की पताजोही की गई और मौका पर बुलाए गए। हरियाणा में पुलिसकर्मियों के ऑन ड्यूटी मोबाइल चलाने पर रोक लगा दी गई है, जहां पर पुलिसकर्मियों को यूनिट इंचार्ज के पास मोबाइल जमा कराने होंगे और इसके साथ ही इमरजेंसी में बात करने के लिए परमिशन भी लेनी होगी। यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था, ड्यूटी, वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्काई गार्ड और नाकाबंदी, वाहन जांच, ईआरवी, पीसीआर और राइडर ड्यूटी सहित अन्य आपातकालीन ड्यूटी, संवेदनशील प्रकृति के छापे अभियान और साथ ही संवेदनशील प्रकृति के अधिकारियों की बैठकें और प्रशिक्षण गतिविधियों जैसे ड्यूटी के दौरान मोबाइल और अन्य संचार उपकरण पर रोक भी लगा दी गई है। यदुवंशी स्कूल नारनौल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया है और कार्यक्रम के बाद में बाबा बालकनाथ ने कहा कि
सरकारी स्कूल आजादी के बाद से पुरानी पद्धति पर चल रहे हैं। इन स्कूलों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा वर्ग इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करता है। देश की प्रगति तभी संभव है जब देश का हर परिवार का बच्चा पढ़ लिखकर विद्वान बनेगा। सरकार निश्चित रूप से सुधार के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण हरियाणा का यह क्षेत्र विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ चुका है। पिछले 10 सालों में यहां पर मेडिकल कॉलेज, एम्स, सड़कों की कनेक्टिविटी पर बहुत काम भी हुआ है और आने वाले दिनों में दक्षिण हरियाणा पूरे हरियाणा को लेकर आगे भी बढ़ेगा। शिक्षण संस्थान जो कि आज से लगभग 29 साल पहले इसका शुभारंभ हुआ और आज पूरे जिले के अंदर और मैं मानता हूं कि पूरे इस अजवाल क्षेत्र के अंदर अनेकों संस्थाओं के माध्यम से हमारे क्षेत्र के बच्चे बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनके जीवन को और उनके जीवन के साथ साथ केवल उस बच्चे बच्ची का ही जीवन नहीं अपितु उनके पूरा परिवार और परिवार के साथ में ये पूरा क्षेत्र और क्षेत्र के साथ में पूरा देश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ में देश के कई विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए चिंतन मंथन कर रहे हैं। इस महाकुंभ में पहुंची मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने भी कहा कि विद्या भारती का सहयोग से चल रहे शिक्षा महाकुंभ भारत की शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव की बात है कि यहां पर महाकुंभ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हो रहा है। विद्या भारती के सौजन्य से चल रहा शिक्षा महाकुंभ जो है, हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो भारत की है उसको एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी पहल है ये शिक्षा महाकुंभ, जहां एक और प्रदेश और प्रदेश से बाहर के भी कई प्रदेशों के जहां कुलाधिपति उपस्थित हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद यहाँ उपस्थित हैं और उनका जो चिंतन मंथन होगा भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है और वर्ष 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसको किस प्रकार से एक व्यवहारिक धरातल पर जोड़ करके सबकी एक प्रेरणा बनाया जा सकता है, उसके लिए जो ये प्रयोग है वो आने वाले समय में छात्रों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। शिक्षकों के लिए जो उनकी क्षमताएं हैं, अंदर छात्रों की क्षमताएं प्रकट करने के लिए सशक्त माध्यम बनेगा। नारायणनगर जिले में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन सख्त नजर बनाए हुए है। सीएम फ्लाइंग, माइनिंग विभाग और आरटीओ विभाग की संयुक्त रूप से कार्रवाई लगातार की जा रही है और कुराहावाटा रोड पर भी कई गाड़ियों के ओवरलोड और माइनिंग से संबंधित चालान काटे गए हैं और वहीं अधिकारियों ने बताया कि 19 वाहनों को अब तक पकड़ा जा चुका है। करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और सीएम फ्लाइंग की टीम अभी कार्रवाई में जुटी है। अधिकारियों ने भी कहा कि ओवरलोड वाहनों की वजह से अक्सर सड़क हादसे होते हैं, जिसमें जान माल और राजस्व को भी भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जब तक इन पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाता तब तक यह अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने भी जिले भर में इस अभियान को चलाया, जिसमें कई ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया है। प्रशासन ने भी इस अभियान को तेज करने की चेतावनी दी है ताकि सड़क सुरक्षा और सरकारी राजस्व को हानि से रोका जा सके। फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर की मांग और रेफर मुक्त फरीदाबाद मुद्दे को लेकर पिछले 12 दिनों से सिविल अस्पताल के पास धरने पर बैठे समाजसेवियों ने सिविल अस्पताल के गेट के पास में धरना स्थल पर मुंडन करवाकर रोष प्रकट किया है। और जहां पर आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारी समाजसेवियों का कहना है कि यहां पर सरकारी अस्पताल में गरीब लोग जो हैं वो इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जाता है। इसलिए इस ट्रॉमा सेंटर की मांग है और मांग करते हुए ताकि फरीदाबाद को रेफर मुक्त किया जा सके। धरने के आज 13 दिन हो गए
इसके संचालक हमारे बड़े भाई सतीश चोपड़ा जी और बाबा राम केवल अनशनकारी, जिन्होंने पिछले 22 धरने दिए, ये 23वां धरना है। अनिश्चितकालीन धरना हमारा 13 दिन हो गए, प्रशासन सोया हुआ है। इसका मतलब प्रशासन अभी तक नींद से जागा नहीं है और ये नेताओं का उदासीन रवैया। फरीदाबाद से हम बड़े आहत हैं। फरीदाबाद में हमने टैक्स हमेशा सेकंड नंबर पे हम हरियाणा में टैक्स देते रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा में जनसंख्या, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ये तड़प रही है जनता। आज से 6-7 महीने पहले हमने सहसा मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहां पे भी गए थे। हम सतीश चोपड़ा जी साथ थे, हम वहां पे बैठे थे, कुछ दिनों के लिए धरना दिया था। तो कमाल की बात यह है 3.5 करोड़ रुपया पिछले 5 साल से हर महीने खर्च हो रहा है। 60 महीने में 200 करोड़ खर्च किया जा चुका है। 550 कर्मचारी है। 550 कर्मचारी आपने किस लिए रखे हुए हैं? वहां पर तो 100 आदमी भी ओपीडी में जाते नहीं है। कि अगर हमारे हिंदू रीति रिवाज में किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसका फेरी मनाई जाती है, शोक प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। और हमारे घर में तो रोज मौत हो रही है, रोज लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। तो उसी का दुख प्रकट किया जा रहा है ताकि ये जो जनप्रतिनिधि उनको चुन के सदन में भेजा है उनके कान खुले, उनको पता चले कि जरूरत है। जबकि उन्हें मालूम है लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना, वादे किए गए कि हम ट्रॉमा सेंटर देंगे शहर में, बीके की जो बदहाल स्थिति है उसको बदला जाएगा, डॉक्टर्स की कमियां जो उनको फुलफिल किया जाएगा। हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आप लोग सब हमारे धरना प्रदर्शनों के गवाह रहे, अनशनों के गवाह रहे। जब हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जब हम झूल रहे थे तब भी आप लोग गवाह रहे। ये इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। इनका नाम सरकार है और सरकार। सर्दियों का मौसम आते ही बेघर लोगों के लिए एक बड़ी चिंता शुरू हो जाती है और वह अब रात कहां गुजरेगी इसको लेकर भी सरकार और प्रशासन तमाम तरह के दावे भी करते हैं। ऐसे में हम निकले हैं फरीदाबाद की सड़कों पर और यहां पर जानने की कोशिश की कि फरीदाबाद में रैन बसेरों के किस तरह के हालात हैं। और हमने फरीदाबाद के तिकोना पार्क और बल्लभगढ़ में बने एक रैन बसेरे का निरीक्षण किया और देखा कि वहां पर किस तरह के इंतजाम है। और इन दोनों रेलवे स्टेशन पर लोगों की सुविधा के लिए गर्म पानी से लेकर रजाई और बिस्तर के इंतजाम किए गए हैं, जिससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इस संबंध में वहां पर भी मौजूद चौकीदार से बात की तो उसने बताया कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। रहन सहन सब बढ़िया है जी, कोई गंदा नहीं है, साफ सफाई है, लैट्रिन बाथरूम वगैरह सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं रहने के लिए। कोई पैसे वैसे रुकने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं, व्यवहार बढ़िया है जी। कोई परेशानी हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसे बोल रहे? यहाँ ये साफ सफाई करवाते हैं और जो है इनका जो आते हैं रुकने के लिए जी, इनके लिए व्यवस्था जो है। क्या क्या व्यवस्था की गई है उनकी? व्यवस्था यहाँ फ्री है जी। क्या क्या चीज मतलब उनको दिया गया है यहाँ पर रहने? पानी निष्फुल है, बिस्तर निष्फुल है और ये सब सुविधाएं, नहाने का, गर्म पानी का शशि कुमार। शशि जी, रैन बसेरा जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो किस कौन? नगर निगम के द्वारा है। नगर निगम के द्वारा है। आप क्या देखते हैं यहाँ पर? यही आने जाने वाले यात्रियों को मतलब आप केयर टेकर हैं यहाँ पर, उनको देखते हैं क्या व्यवस्था? क्लाउड में इतना ही। नमस्कार।